नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो किस्मत हमारे अपनों की हम अपने आप बनाएंगे। किस्मत हमारे अपनों की हम अपने आप बनाएंगे। रत्नों से भरी इस दुनिया से एक मुट्ठी आसमां चुराएंगे। यानी कुल मिला के सारा कुछ हमारे अपनी मेहनत पर ही निर्भर करता है। तो हम लोग जितना जितना मेहनत कर सकते हैं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क के साथ, उतना हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। हम लोग मेहनत करते चलें, कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए, हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो साधारण ब्याज चल रहा था। साधारण ब्याज के लगभग जो सामान्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाने योग्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे भी मैंने आपको बता के रखा है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं तैयार कर रहा हूं, जो जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाएंगे उसका एक अलग वीडियो बनाते चले जाएंगे। टॉपिक वाइज रहेंगे, 40 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो ढेर सारी परीक्षाओं में रिपीटेड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन धीरे धीरे किया जा रहा है, वो आपको बताया जाएगा। अभी इससे पहले साधारण ब्याज में हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे। 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें पहले का जो जवाब है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 होना चाहिए। दूसरे का 10 होना चाहिए। और तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 सही 1/3 होना चाहिए। 8 सही 1/3। तो मुझे लगता है आप लोगों ने हल भी किया होगा उसे, और आपका आंसर भी आया होगा। आंसर भी आपका आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्याज के अंतर्गत ही चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, CI से इसे हम लोग डिनोट करेंगे, व्यक्त करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके भी कुछ नोटेशंस हैं, वो जैसे साधारण ब्याज में था वही है। यानी मूलधन को हम लोग P से व्यक्त करेंगे। मिश्र धन को A से व्यक्त करेंगे। दर को R से व्यक्त करेंगे। समय को T से व्यक्त किया जाएगा। अगर कहीं गुना आता है तो उसे n से व्यक्त करेंगे। हम लोग ऐसा इसमें व्यक्त करेंगे। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन, कुछ किताबों में ऐसा वो टी को n नहीं लिखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मात्र एक नोटेशन है। नोटेशन चूंकि सेम रहते हैं, टी हमने इसलिए ले लिया कि समय है, टाइम है, इसलिए हमने ले लिया। कई किताबों में n लिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की जो मूल बातें हैं वो हम लोगों ने साधारण ब्याज का जो पहला टॉपिक था, साधारण ब्याज पहला वीडियो नंबर 1 करके रहा होगा, उसमें हमने पूरा डिटेल किया है। किसे साधारण ब्याज कहा जाएगा, किसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाएगा। तो उसे बहुत नोटिफाई करने की जरूरत नहीं, उसे परिभाषित करने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। तो इसका मूल फार्मूला जो होता है, अच्छा यहाँ एक चीज ये है कि यहाँ जो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो प्रायः आपको ऐसा करना होगा कि मिश्र धन में से घटा कर निकालिए। कई जगह फार्मूला दिया हुआ है डायरेक्ट CI निकालने का, लेकिन वो मुझे लगता है वो आप बिना मतलब का कैलकुलेशन वहां लिखने में फंसेंगे। तो हम लोग सामान्य फार्मूला लिखेंगे, A बराबर P 1 प्लस R/100 घाते T। ये हमारा मूल फार्मूला हो जाएगा। जैसे ही A निकलेगा तो CI जो निकालेंगे वो A-P से निकाल लिया जाएगा। CI A-P से निकाल लिया जाएगा। बड़ा आसान होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब A निकल जाएगा तो डायरेक्ट घटाया भी जा सकता है। आप अलग से फार्मूला लिखने मत जाइएगा, वो कैलकुलेशन में आपके लिए हर बार उस P का भी जिक्र करना पड़ेगा, 2 जगह गड़बड़ होगा। कोई बात नहीं, आप इसी से ही निकाल सकते हैं। तो ये मूल फार्मूला है। इस फार्मूले पर 1-2 क्वेश्चन देख लिया जाए। इस फार्मूले पर 1-2 क्वेश्चन देखा जाए। प्रारंभिक फार्मूले पर 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज मैंने प्रारंभ में ही बताया होगा कि आप
हमेशा जब भी साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, जब भी इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने चलो, क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहला जो आपका कार्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या दर और समय के मात्रक समान हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात कंफर्म है, वैसे आपको मैं बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ऐसा दिया जाता है, उसे कुछ डिवाइड करने का प्रयास करेंगे हम लोग, इस बात को कुछ प्रयोग करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चनों में, तो ज्यादा कंफर्म होगा। आइए, तो फार्मूला जो हमारा है, फार्मूला तो आपका मिल गया ए बराबर P1+R/100 पावर टी। इसी फार्मूले से हमें चलना है। जब भी हमें सी आई निकालना होगा तो हम लोग ए माइनस पी कर लेंगे, हमें सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसका दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। 8,000 रुपया है। मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन अपना कैलकुलेशन करने चल रहे हो, रिवीजन करने चल रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि फार्मूला लिखो, और पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो क्या क्या दिया है वो भी लिखो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो जाता है, बहुत लाभदायक होगा। तो हम लोग लिखते हैं ए बराबर पी बराबर दे रखा है इन्होंने 8,000 रुपया, पी बराबर 8,000 रुपया, और टी बराबर दे रखा है टी बराबर 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष, दर दे रखा है आर दे रखा है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। एक बार इसे जरूर चेक करिएगा, हालांकि प्रायः ऐसा होता है चक्रवृद्धि ब्याज में सदैव मतलब वर्ष और दर के मात्रक समान दिए जाते हैं। अब फार्मूले में मैं रख रहा हूं, तो ए बराबर पी हो गया आपका 8,000, पी 8,000, 1+R है 10/100, घात में होगा 3, तो गुणा कर लिया जाए, ये एक ठो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 11/10, 3 बार हो गया, तो 1 2 3 0 भी कैंसिल हो गया, और 11 का घन हम लोग जानते हैं 1331 होता है, इसमें 8 का गुणा कर दें तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 की 4 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 2 26 हो जाएगा, और 8 1 कम 8 2 10 हो जाएगा। 10,648 रुपए, 10,648 रुपए, ये तो मिश्र धन हो गया, ये आपका ए मिला हुआ है। इसलिए सी आई अगर निकालना चाहेंगे तो ए माइनस पी हो जाएगा, तो ए आपका आ गया है, ए आ गया है 10,648 माइनस 8,000 कर देंगे। अभी 8,000 तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, 2,648 रुपए, 2,648 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक विशेषता होती है कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तो कैलकुलेशन को सावधानी पूर्वक आपको करना है। कैलकुलेशन को आप क्लिष्ट मत बनाइएगा, आसान कैलकुलेशन करने का प्रयास करिएगा, तो आप आसानी से इसका सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए कैलकुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा एक क्वेश्चन और, इस पर एक क्वेश्चन और, 16,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पी कितना दिया हुआ है, पी दे रहा है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, टी कितना दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष, आर कितना दिया है, आर दिया है 5%, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक दिया हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है, क्या दर और समय के मात्रक समान है, वो समान रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में रहेगा। जहां कंफ्यूजन, जहां नहीं आने की संभावना है, उसकी बात हम लोग करते रहेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा P1+R/100 घात में टी हो जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं, P है 16,000, 16,000 1+R है, R है 5/100 घात में हो जाएगा 3।
तो इसको लिख लिया जाए 16,000, ये 20 पंजे 100, 20 हो गया, तो इसका मतलब 21, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 1 2 3, 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। और ये 2 गुणे 21 का 21 का घन कितना होता है? 9,261, 9,261 हो जाता है। आप गुणा भी कर सकते हैं, और 2 का गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 2 कम 2, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, और 9 दूना 18, 18,522 रुपए हो गए। लेकिन ये ब्याज नहीं है, तो सी आई निकालना होगा। तो सी आई घटा देते हैं, कितना? 16,000 घटा दिया जाए तो 2,522 रुपए हो जाएंगे, 2,522 रुपए। तो हो जाएगा 2,522 रुपए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं। इसीलिए फार्मूला डायरेक्ट हम सी आई वाला नहीं लगाएंगे, साधारण फार्मूला लगाइए, सिंपल वाला फार्मूला लगाइए, और बाद में पी को माइनस कर दिया जाए, अपने आप आंसर बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये मैं इसे S1 टाइप का दे रहा हूं। ये S1 टाइप का क्वेश्चन था, S1 टाइप का साधारण सिंपल फार्मूले पर, जो चक्रवृद्धि ब्याज का मूल फार्मूला है, A बराबर P कोष्ट में 1 + R/100 पावर T, उस पर आधारित क्वेश्चन। दूसरे टाइप पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन को केयर करना है। इस पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात होगी तो वो होगा सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन का करना। सावधानी पूर्वक अगर कैलकुलेशन नहीं हुआ तो मैटर फंस सकता है। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। उससे पहले हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। सीआई के सेकेंड टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, यानी यस टू टाइप में हम लोग चलेंगे। यस टू टाइप में क्या होगा? जो समय है और दर वो अलग अलग हो सकता है, दर और समय अलग अलग हो सकता है। जैसे ये कह सकते हैं, यदि P रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले T1 वर्षों के लिए R1% दर पर तथा अगले T2 वर्षों के लिए R2% दर तथा अगले या अंतिम T3 वर्षों के लिए R3% दर पर दिया जाए तो मिश्र धन जो होगा, मिश्र धन जो हो जाएगा A बराबर P 1 + R1/100 घाते T1 इंटू, अलग अलग है, अलग अलग ब्रैकेट में करते चले जाएंगे। तो 1 + R2/100 पावर T2 और 1 + R3/100 पावर T3। इस तरीके से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूले में क्या है, अलग अलग दर समय है तो अलग अलग ब्रैकेट्स में कोष्ठक में आप आगे बढ़ाते जाइए। और भी होगा तो और करिए, 1 है तो 1 करिए, 2 है तो 2 करिए, 3 है तो 3 करिए। इससे पहले केवल 1 ही था तो 1 ही ब्रैकेट में हम लोग काम कर देते थे, क्योंकि समय और दर 1 था तो 1 ब्रैकेट, समय और दर 2 होंगे तो 2 ब्रैकेट, समय और दर 3 होंगे तो 3 ब्रैकेट। एक कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा
एक चीज ये है कि इस टॉपिक में सबसे बड़ा कैलकुलेशन बनाता है तो यही वाला टॉपिक बनाता है, S2 वाला बनाता है। तो आप इसको केयरफुली, कैलकुलेशन बड़ा केयरफुली करना होगा। आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि यदि 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 20%, 2 वर्षों के लिए 20% दर पर, अगले 2 वर्षों के लिए 10% दर पर और अंतिम 1 वर्ष के लिए 5% दर पर दिया जाए तो चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। P इन्होंने दे रखा है, P बराबर दे रखा है 12,000 रुपए, P बराबर दिया है 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए P। R1 और T1, मैं T1 और R1 लिख रहा हूं। T1 दे रहा है 2 वर्ष और R1 दे रहा है 20%। फिर T2 दे रहा है, T2 2 वर्ष और R2 दे रहा है 10%। और T3 दे रहा है, T3 दे रहा है 1 वर्ष और R3 दे रहा है 5%। ये वर्ष और वार्षिक है इसलिए उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं समझ में आ रही है। अब फार्मूला हमारे सामने है, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जरा A बराबर लिखेंगे, P है 12,000 रुपए, 12,000 1 प्लस 20/100 घात में ये T 2, दूसरे ब्रैकेट में चलेंगे 1 प्लस 10/100 घात में ये T 2, तीसरे ब्रैकेट में चलेंगे 1 प्लस 5/100 घात में 1। कैलकुलेशन कट पिट किया जाए तो ये 20 पंजे 100, ये 10 दहा में 100 और ये 5 20 100। तो ये जो मिल रहा है आपको 12,000 गुणे 5 एकम 5 एक 6/5 गुणे 6/5 घात में 2 है तो 2 बार गुणे ये 10 एक 11, 11/10 गुणे 11/10 और गुणे ये 20 एकम 20 एक 21, 21/20। क्या कुछ कट पिट रहा है? हाँ बिल्कुल, 1 2 3 0, 1 2 3 0 और उसके बाद 2 से काट दे तो 2 एकम 2 और ये 6 हो गया। कुल मिला के आपको मिल रहा है 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 11 गुणे 11 गुणे 21 और बटे में मिल रहा है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो अब जरा समझिएगा कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। कुछ चीजें हमें जो याद है उसका यूज करेंगे, लेकिन क्लिष्ट नहीं करना है। कैलकुलेशन को क्लिष्ट यानी कि ज्यादा फंसाने लायक नहीं करना है। जैसे हम लोग गलती करना शुरू करते हैं कि 6 का 6 में गुणा किया, 6 में गुणा किया, ये 6 का क्यूब है तो 6 का क्यूब मतलब 216 कर दिया, 11 का वर्ग है तो 121 कर दिया, 21 में गुणा। अब ये गुणा करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, 216 121 फिर उसके बाद 21, ये गुणा कठिन होने लगेगा। फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें ये करना चाहिए, एक बड़ा वाला एक छोटा वाले का गुणा करिए तो स्पीड मेंटेन रहेगी, आप फंसेंगे नहीं और गलत भी होने के चांसेस नहीं होते। अलग से भी करने का नहीं होगा, मतलब केवल ये समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन जैसे भी आप कर पाओ ये आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता, अगर मुझे कैलकुलेशन करना होता तो मैं पहले इन दोनों का गुणा करता, तो 21 दाम में 110 हो जाता और एक बार 21 और तो 210 और 21 और तो 231 हो जाता। मैं करता इसको 231 गुणे, फिर उसे गुणे कितना करता 11 का गुणा करता और फिर अभी भी ये 6 छोड़ के रहता। मैं ये लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ पाओ, बस नहीं तो आपकी मर्जी चाहे जैसे कर लो। अब 11 का गुणा करना ये आसान है, इसमें अगर 11 का गुणा किया जाए तो हो जाए 11 एकम 11, 11 33, फिर 11 दूना 22 और 3, 22 3 हो जाएगा 25, 22 3 कितना हो गया, 22 3 25 हो गया, 22 3 25। अभी भी 6 गुणे 6 गुणे 6 बाकी है। अब आप 6 के 36 करके मत करो, 6 का ही गुणा कर डालो, 6 का ही गुणा कर डालो,
6 6 का गुणा करोगे, जब 6 का 1 6 का गुणा करेंगे, मैं 1 6 का गुणा तो यही कर दे रहा हूं, 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 1 31, और 6 दूना 12 3, 12 3 15 हो गया। अभी भी 2 ठो 6 बाकी है, 2 ठो 6 बाकी है और 25 का भाग देना बाकी है। मैं ऊपर भी कर रहा हूं, मैं केवल कंटिन्यूटी बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अब 6 का गुणा फिर करते हैं, 6 6 के 36 हो जाएगा, 6 8 48 और 3 51 हो जाएगा, और 6 एकम 6 5, 6 5 11 हो गया, फिर 6 पंजे 30 और 1 31 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 और 3, 6 3 9 हो जाएगा, और गुणे अभी भी 6 बाकी है, और बटे में आपका अभी 25 बचा हुआ है। अब फिर 6 का अगर गुणा कर दिया जाए तो ये 6 6 के 36 की 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 3 9 हो जाएगा, और 6 एकम 6 6 हो जाएगा, फिर 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, 54 54। अभी बटे में कितना बचा हुआ है, बटे में बचा हुआ है 25। अब 25 बटे में बचा हुआ है, गड़बड़ हो गया कहीं क्या, 2531, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 का इसमें भाग दे दिया जाए। अब 25 का भाग देने का मतलब समझ रहे हैं, 25 का भाग देने का मतलब ये हुआ, आप 4 का उसमें गुणा कर दो, 4 का गुणा करके आप चाहें तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। या डायरेक्ट 25 का, चाहे डायरेक्ट आप 25 का भाग भी दे देंगे, तो जो कैलकुलेशन करने पर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। भाग 25 का भाग देने का मतलब है 2 अंक पर दशमलव बढ़ा के 4 का गुणा कर दीजिए, 2 अंक पर दशमलव बढ़ा के 4 का गुणा कर देंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 अंक पर, जैसे हम इसको अगर करना चाहें तो 2 अंक पर मैंने दशमलव लगा दिया और इसी में 4 का गुणा कर दिया, ये चीज आ जाएगा। आप देख लीजिए जरा सा, आप समझ सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भी हो सकता है कहीं मिस हुआ होगा तो आप कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, मैं ये कर रहा हूँ 2 अंक पर दशमलव लगाया और 4 का इसमें गुणा करूंगा, तो 5 4 6 6.96 गुणे 4 किया तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 की 4, और 4 9 36, 36 और 2 38, और 4 छंग 24 और 3 27, 4 छंग 24 और 2 26, और 4 चौक 16 और 2 16 2 18, और 4 4 पंजे 20 और 1 19, और 2 अंक पर दशमलव, तो 19,867.84 रुपए हो जाएंगे। 19,867.84। आप कैलकुलेशन एक बार जरूर कर लीजिएगा, जो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन, मैंने पहले ही बता रखा है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है, कैलकुलेशन को आप केयरफुली करिएगा ताकि ये मैटर आपका फंसे नहीं। मेरा तो मानना है कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आवे तो आप इसे लास्ट के लिए छोड़ दीजिए परीक्षा में, क्योंकि चक्रवृद्धि आपको फंसाने के लिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़्यादा उस पर फोकस ना करें, लास्ट के लिए छोड़ के रखिए। अगर समय बचता है तो करेंगे, नहीं तो आप इस तरीके से करिए। एक क्वेश्चन इस पर और एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार आया हुआ है, परीक्षा में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है। तो क्वेश्चन इसका जो है इसका क्वेश्चन है कि 4,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के लिए 20% दर पर, द्वितीय वर्ष के लिए 10% तथा तृतीय वर्ष के लिए 5% दर से दी जाती है। कुल समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है, तो क्या क्या दे रखा है इन्होंने, पी दे रखा है, पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए दे रखे हैं, और यहां पर पहले दूसरे तीसरे की बात कर रहा है, तो पहले का मतलब भी जो T1 है वो पहले कह रहा है ना, पहले का मतलब एक ही है,
और T2 जो दे रहा है वो दूसरे कह रहा है, दूसरे का मतलब भी एक ही है, और T3 जो दे रहा है वो तीसरा कह रहा है या तीसरे वर्ष के लिए कह रहा है, उसका भी मतलब एक ही है। यही बात इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि गलती से आप पहले को तो 1 लिखते हैं लेकिन दूसरे को 2 लिख देते हैं, तीसरे को 3 लिख देते हैं, वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। यहां से R1 जो दे रहे हैं, R1 कितना दिया जा रहा है, R1 दिया गया है, R1 20, फिर 10, फिर 5, फिर 20, पहले 20% दे रहा है, फिर 5% दे 10% दे रहा है, फिर 5% दे रहा है, R3 बराबर 5%। तो अब फार्मूला रखिए, कैलकुलेशन किया जाए तो A बराबर P कितना है 4000, 1 प्लस 20/100 घात में एक ही रहेगा, 1 प्लस 10/100 घात में एक ही रहेगा, 1 प्लस 5/100 फिर से घात में एक ही रहेगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा का मतलब एक ही है। तो ये 20 पंजे हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 20 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपके पास हो गया 4000 गुणे 5 एकम 5 6/5 गुणे 11/10 गुणे 21/20। तो 1 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दें, 5 8 40। अब गुणा करना फिर वही बात, कैलकुलेशन के लिए फिर वही करना है। कैलकुलेशन को आप सिस्टमेटिक ढंग से करने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये मिलेगा 11,088। पूरा कैलकुलेशन करिएगा 11,088 मिल जाएगा, ये 11,088 रुपए हो जाएंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका जो मैंने बताया है आप वही तरीका अप्लाई करिएगा, मतलब 21 का पहले 11 में गुणा करिएगा, जो आएगा 6 में, फिर जो आएगा 8 में कर दीजिएगा, तो ये आसान होगा, गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। चलिए, तो इस यस टू में 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। कैलकुलेशन की दृष्टि से यस2 काफी टफ क्वेश्चनों में से माना जाता है, काफी टफ क्वेश्चनों में से माना जाता है। तो S3 चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा टाइप यस थ्री में हम लोग चलते हैं। यस3 में क्या होता है, अब क्या है, यहां पर जो समय होगा वो समय सही बटे में आ जाएगा या अपूर्णांशों में रहेगा। अगर ऐसा है तो क्या किया जाएगा, तो उसके लिए मैं केवल इतनी बात लिख रहा हूं कि यदि समय t सही m/n दिया हो तो जो फार्मूला है, फार्मूला हमारा वही रहेगा, a बराबर p 1 प्लस r/100 घात में ये वाला t आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 और इंटू m/n हो जाएगा। ये वाला अब यहां पर आ जाएगा, बाकी कोई वहां पर घात नहीं करना है, वहां पर केवल उस ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 इंटू करना है m/n, बस इतना ही। ये उस समय के लिए है जब समय सही बटे में दिया गया हो। सही बटे का मतलब जैसे दे दिया जाए 2 सही 1/4, तो इसमें ये t का काम करेगा और ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा फार्मूले के अंतर्गत। फार्मूले में तो तीसरे टाइप पर 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लिए जाए। तीसरे टाइप पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन देखा जाए, वे क्वेश्चन देख लिए जाए। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा आपको कि वे क्वेश्चन मैं लेकर यहां पर आया हूं जो सारे के सारे कभी न कभी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है, 6,000 रुपए की धनराशि 2 सही 1/3 वर्षों में कितना मिश्र धन बनाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। तो क्या क्या दे दिया,
P बराबर दे दिया, P बराबर दे रहे हैं ये 6,000 रुपये, 6,000 रुपया है, P बराबर 6,000 रुपया। R बराबर 10%, R बराबर 10%। वर्ष T जो दे रहा है, T जो समय दे रहा है वो 2 सही 1/3 दे रहा है। तो आप फार्मूला लिखेंगे A बराबर P1+R/100 घात में T1+R/100 इंटू m/n। वैल्यू रख दिया जाए तो ये 6,000 रुपया है, ये 1+R 10/100 घात में ये वाला घात में यहाँ T हो जाएगा यानी 2 और 1+10/100 और गुणे ये वाला गुणे ये 1/3 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन देखा जाए तो ये 0 तो यहाँ से कट गया, 1 यहाँ पर हो गया 6,000 ये 10 एकम 10 1 11 गुणे 11/10 गुणे 11/10 ये तो कंप्लीट। इसमें जरा सा एक गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा केयर करिएगा। जो बात बताने जा रहा हूं मैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाता है। हम लोग इसको 1/10 करके पहले इसे हल कर लेते हैं फिर गुणा करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। मतलब यह है कि 1+1/10 गुणे 1/3 है। गलती कहाँ हो जाती है, गलत होने का जो चांस होता है, इसको 10 एकम 10 1 11 11/10 गुणे 1/3 ये गलत है। ये जो आएगा वो आपका आ जाएगा 11/30। ये गलत है, सही नहीं है। तो सही क्या है, सही यह है कि पहले गुणा किया जाएगा। आप जानते हैं बोर्डमास वाले नियम में सबसे पहले गुणा होगा तब जोड़ या घटाना होता है, तो गुणा पहले करना पड़ेगा। तो सही क्या होगा, अगर 1/10 और गुणे 1/3 है और यहाँ पर +1 है तो सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। मतलब 1+1/30 होगा, उसके बाद हल करेंगे 30 एकम 30 और 1 31 31/30। ये सही होगा, ये गलत होगा। तो ध्यान देना है कि गुणा को पहले किया जाता है, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 10 33 एकम 30 1 31 31/30 कर लेंगे। कुछ कट रहा है 1 2 3 3 0 कैंसिल, 3 दूना 6। अब आपके पास फिर से मिल गया है 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 31। फिर वही हम कहेंगे 31 का इसमें 11 में गुणा करिए, फिर जो आए 11 का उसमें गुणा करिए, फिर 2 आए उसमें गुणा करिए। जब आप पूरा गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7,502 7,502 रुपए आ जाएंगे। ये इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेशन उसे कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने का जो तरीका बताया मैंने वो ये है कि हमेशा बड़े का छोटे से, बड़े का छोटे से, बड़े का छोटे से, बड़े का बड़े से गुणा करेंगे तो आप फंस सकते हैं, या तो आपको अलग से गुणा करना पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, जिसमें सही बटे में समय दिया गया है। सही बटे वाले समय में सावधानी रखनी पड़ेगी। यहां पर एक मिस होने के चांसेस बनते हैं, इसको भी केयर रखना पड़ेगा, आपको केयर करना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 8,000 रुपए की धनराशि 2 सही 3/4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक दर पर कितना मिश्र धन देगी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या क्या दिया है, P बराबर दे रहे हैं 8,000 रुपया, P बराबर 8,000 रुपया, और R जो दिया गया है, R जो दे रहे हैं वो 20% दिया जा रहा है, 20%। T जो दिया जा रहा है वो सही बटे में दे रहे हैं 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 दिया जा रहा है। फार्मूला हमारा है A बराबर P 1+R/100 घात में T और 1+R/100 इंटू m/n। तो वैल्यू रख दिया जाए, P है 8,000 रुपया, ये 1+20/100
और घात में 2 हो जाएगा ये वाला 2। फिर उसके बाद 1 प्लस r यानी 20/100 इंटू m/n ये वाला हो जाएगा, ये m/n है 3/4। कैलकुलेशन करते हैं तो ये 20×100 और ये 20×100, फिर ये हो जाएगा आपका 8000, 8000 गुणे 5 एकम 5 एक 6/5 गुणे 6/5 गुणे 5 और 20 एकम 20 3 23, ये 23/20 हो जाएगा। कट रहा है तो काटिए, 1 0 कैंसिल, ये 5 दूना 10, 1 0 और कैंसिल, 5 से काट दे तो 16×5 = 80 हो जाएगा। अब आपके पास फिर से जो गुणा करने के लिए आया 16×6×6×23, आप फिर से वही कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले 16 का 23 में गुणा करो, फिर जो आएगा उसका 6 से गुणा कर देना, फिर जो आए उसका 6 से गुणा कर देना, तो आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन करके आएगा 13,248 रुपए आ जाएंगे, 13,248 रुपए। अगर CI पूछेगा तो हम लोग 8,000 माइनस कर देंगे। अगर CI पूछता है तो हम लोग 8,000 यहां से माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन और मैं आपको दे दे रहा हूं। इन तीनों क्वेश्चनों को आप कैलकुलेट करके लाइएगा। ये तीनों क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन दे दे रहा हूं, 1 और 2 और 1 क्वेश्चन और दे दिया जा रहा है। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं। ये तीनों क्वेश्चन आप हल करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। कमेंट में निश्चित रूप से आप कैलकुलेट करिएगा, इससे आपकी आदत बनी रहेगी कैलकुलेशन का भी। और ये तीनों क्वेश्चन भी वहीं से उठाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट में से एक है, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से। तो ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके कमेंट में दीजिएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।